हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक ये सेशन लेने जा रहा हूँ जो कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को बोर्ड्स के पर्पज से जेई मेन और नीट के लिए भी कवर ये करेगा। और ये बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट में है। इट विल आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप देखेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन में सबसे पहले होता है कि यहाँ पे देखो एक कॉइल है, बैटरी, स्विच और एक बल्ब। तो पहले मैं फिनोमेनन बताता हूँ। जब आप स्विच को की क्लोज करते हो तो बल्ब की ब्राइटनेस एक साथ मैक्सिमम नहीं होती है। बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे इंक्रीज होती है, सर्टेन टाइम के बाद मैक्सिमम हो जाती है। फिर जब आप स्विच को ओपन करते हो, की को ओपन करते हो, तो बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती है और सर्टेन टाइम के बाद ब्राइटनेस खत्म हो जाती है। राइट, यहाँ पे इसका रोल क्या हुआ? जो कॉइल है, कॉइल का रोल हुआ, इसने करंट की इंक्रीज होने को भी अपोज किया और करंट के डिक्रीज होने को भी अपोज किया। तो हम सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? The phenomenon in which a coil opposes the increase or decrease of the current in the circuit in which increase or decrease of the current in the circuit in which this itself is present। जिस सर्किट में कॉइल है उसी सर्किट में करंट के इंक्रीज या डिक्रीज को अपोज करने की फिनोमेनन इज व्हाट? सेल्फ इंडक्शन। एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कॉइल डज सो इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब मैं इसे एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा कॉइल कैसे करती है। तो स्टार्टिंग में करंट सर्किट में क्या था? जीरो। तो जो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कितनी होगी? जीरो। तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। अब जब आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, कॉइल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से सर्टेन वैल्यू की ओर चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो इस कॉइल के क्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। और जैसा लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली है, वो ईएमएफ क्या करेगा कि जिस बेसिक कॉज के ड्यू टू ये ईएमएफ जनरेट हुआ है, वो उसे अपोज करेगा। तो इस कॉइल के अक्रॉस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ड्यू टू ईएमएफ जनरेट हुआ, वो ईएमएफ इस ईएमएफ को अपोज करेगा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर? तो जो सर्किट के में बल्ब के क्रॉस नेट ईएमएफ होगा, दैट विल बी व्हाट? अप्लाइड ईएमएफ माइनस ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस द कॉइल। तो बल्ब की ग्रो क्या होगी? कम होगी। ग्रेजुअली क्या होगा कि करंट तो बढ़ेगा, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन जैसे पहले था जीरो से सर्टेन वैल्यू पे पहुंचना, एक साथ करंट का बड़ी तेजी से इंक्रीज हुआ, फ्लक्स एक साथ तेजी से इंक्रीज हुआ, तो ईएमएफ का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। धीरे धीरे क्या होगा? करंट इंक्रीज करेगी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिक्रीज करेगा, जिससे कि ये ईएमएफ क्या होगा? कम होता रहेगा। राइट, और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी, तो जब ये ईएमएफ कम होता रहेगा, बल्ब की ग्रो क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा कुछ देर के बाद, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो, और ये ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो पूरे सेल का ईएमएफ बल्ब के क्रॉस आ जाएगा और बल्ब की ग्रो मैक्सिमम हो जाएगी। इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लेते हैं कि जो कॉइल का फ्लक्स फाई है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई इन द कॉइल। So flux phi is equal to Li. L is the coefficient of self induction of the coil. ये L coefficient of self induction है, और L का MKS यूनिट है हेनरी, और L का MKS यूनिट हेनरी है। और हेनरी एक जनरली बड़ा यूनिट होता है, तो हम इसमें मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी यूज करते हैं। तो मिली हेनरी होता है 10⁻³ हेनरी, और माइक्रो हेनरी होगा, माइक्रो हेनरी विल बी इक्वल टू 10⁻⁶ हेनरी। राइट, अब यहां से देखोगे आप कि डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू, जो इसके क्रॉस ईएमएफ आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी। इसका मतलब जो इसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, वो ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी, दिस ईएमएफ। तो उस कॉइल के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा, वो तो एक पैरामीटर है जो कि फिक्स्ड होगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो जिस रेट से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम होगा तो कम होगा। इज दैट क्लियर? ये इसका मैथमेटिकल पार्ट हुआ। दिस क्लियर ना? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कौन से आते हैं, और जो क्वेश्चन जेई मेन में, सीबीएसई में आते हैं, वही बिल्कुल जेई मेन में और नीट में भी ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन आते। अब ठीक से देखो,
इसमें बच्चे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है, वो लोग आपको कोई कॉइल देंगे, वो लोग कोई कॉइल देंगे और उसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना होगा। जैसे उनके आर रेडियस की सर्कुलर कॉइल है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? इसमें एक ही टर्न है, तो आप जो भी कॉइल दें उसमें करंट आई है, उससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी निकालो, मी नॉट बाई टू इंटू आर बी आर। अच्छा बच्चों, वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे, बट क्योंकि हम जो कॉइल्स लेते हैं उनका रेडियस बहुत कम होता है, तो हम मानते हैं कि पूरे में अंदर यही मैग्नेटिक फील्ड है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उससे उस कॉइल का फ्लक्स निकाला, आई आर स्क्वायर। और अभी भी देखो, हमने प्रीवियस पेज में आप देखोगे हमने किया क्या था प्रीवियस पेज में, ये था कि फ्लक्स फाई वाज इक्वल टू व्हाट, एल आई। फ्लक्स फाई किसकी इक्वल है, एल आई। तो हमने जो फ्लक्स फाई निकाला, ये फ्लक्स फाई ऐसे एल आई के इक्वल किया, जो आई आपने एज्यूम किया था वो कैंसिल हुआ, और इस कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन होते, तो देखो फिर से इसका एल निकालना। आपने इसमें करंट आई लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, बी नॉट बाई टू इंटू आई बाई आर इंटू एन। ठीक है ना, इंटू वॉट, एन, क्योंकि एन टर्न्स है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड हुई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न के से पास होगी, तो उसका फ्लक्स पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड सारे टर्न से पास होगी, तो सबका फ्लक्स एन। तो देखो ये दो बार मल्टीप्लाई करना, ये सॉट एल आई, आई से आई में भी कैंसिल, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, एल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आपका आ है। दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, राइट? अब आप देखोगे, मैं एक सोलेनॉइड में भी लेकर के आपको दिखाता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होगा। आप देखो, जैसे आपसे दिया गया कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है एन, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल एन, और रेडियस इसकी आर है क्रॉस सेक्शन की, तो आपको बताना इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या हो। आपने फिर से इसमें करंट आई ली, जब आप इसमें करंट आई लोगे, तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मी नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये आपका होगा, you'll see, so number of turns per unit length, that will be n by l into what, current I. This is clear, me not into n by l into I. This is the magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड इंटू वॉट, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका फ्लक्स। इज दैट क्लियर? ये एक टन का फ्लक्स हुआ, बी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एक टन का फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन इंटू एन। सो दिस इज व्हाट, इसे आप एल आई की इक्वल कर दो, आई से आई कैंसिल हुआ, और बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हुआ क्वेश्चन जिसमें कि आपको सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना होगा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, जैसे वो लोग आपको कोई भी कॉइल दे दिए होने, और ये बोला गया कि इसमें जो करंट थी, सेज करंट वाज समथिंग कि द करंट वाज 2 मिली एम्पियर, और बाद में करंट जीरो हो गई, 2 मिली एम्पियर से जीरो हो गई, और जो करंट का वो था, ये टाइम इसमें लगा से इट टुक 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 10 मिली सेकेंड्स में करंट 2 मिली एम्पियर से जीरो हो गई। ठीक है ना, अब उन्होंने आपसे पूछा कि इस केस में मैं पहले इसका डेल्टा आई बाई डेल्टा टी निकाल लेता हूँ, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, that becomes 2 milliampere to 0, so 2 into 10 to the power minus 3 upon delta t is what, 10 into 10 to the power minus 3. So the rate of change of current delta I by delta t becomes what, this becomes equal to 2 by 10, that is 1 by 5. ये rate of change of current आ। अब क्वेश्चन कैसे होगा, you know that कि EMF is equal to minus of L divided by dt। माइनस साइन बच्चों के रिएक्शन के लिए है, तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस ऑफ एल, मतलब आप जब आप ईएमएफ निकालोगे उसमें कोई माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे बोला कि माइनस साइन के डायरेक्शन के बताने के लिए। सो आपने किया ईएमएफ इज इक्वल टू एल, और डी आई बाई डी की वैल्यू आ गई 1/5। अब बच्चों क्या होगा क्वेश्चन में, या तो लोग ईएमएफ की वैल्यू दे देंगे और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पूछेंगे, या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो देखो यहाँ पे सब कुछ हेनरी में आएगा, मैंने एमके सिस्टम में लिया ना, तो सब कुछ क्या होगा, हेनरी में आएगा। एल दे देंगे तो ईएमएफ पूछेंगे, ईएमएफ दे देंगे तो एल करेंगे, या डायरेक्टली डी आई बाई डी टी की वैल्यू दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, बात पहले करें बाद में करें। इज दैट क्लियर? हाँ, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसा भी बनता है, वो लोग मानो कि बोलते हैं एक ये बैटरी है 5 वोल्ट्स की, एक ये रेजिस्टेंस है 2 ओम्स का, एक इंडक्टर है, और ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, इसमें करंट है सपोज की
4 एम्पियर्स और बोला गया एल की वैल्यू है 4 मिली हेनरी और बोला गया डी बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट है इट इज 3 एम्पियर 3 मिली एम्पियर पर सेकेंड, इट इज जो दिस इज द 3 मिली एम्पियर पर सेकेंड या 3 एम्पियर पर सेकेंड कर दो, ठीक है, 3 मिली एम्पियर पर सेकेंड कर दो, दिस इज 3 into 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, मतलब मैंने डेटा जागूस करके लिया है, मैंने भी कुछ ऐसे ही डेटा लेंगे 6 × 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड और ये करंट डिक्रीज कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये मैटर करता है क्वेश्चन में, करंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कैसे मैटर करता है? देखो करंट इस ओर है, डायरेक्शन दे रखी ना करंट की इस ओर, और वो करंट डिक्रीज कर रहा है, इस ओर का करंट डिक्रीज कर रहा है। तो जब ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा, तो ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या करेगा? इस करंट के डिक्रीज होने को अपोज करेगा, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा और करंट इस ओर है, और इस ओर की करंट को डिक्रीज होने का अपोज करने का मतलब ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा जिसका पॉजिटिव इस ओर होगा। जब पॉजिटिव इस ओर होगा तो करंट को क्या करेगा? डिक्रीज होने में डिक्रीज नहीं होने देगा, और यही चाहिए था। अब आप कैसे स्टार्ट करोगे? इसके ईएमएफ ई की वैल्यू निकाल दो, इसका ईएमएफ आ गया एल डी आई बाई डी, आपके मैग्नीट्यूड निकालोगे देखो, सो ये एल डी आई बाई डी की वैल्यू कितनी आ गई? दिस बिकम्स एल इज 4 into 10⁻³ और डी आई बाई डी है 3 into 10⁻³, सो दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट? ये आपका आ गया, ये आ गया ईएमएफ इज इक्वल टू 4 into 3 12, तो इस सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट्स आ गया। अब मैं ए से स्टार्ट करता हूं, तो वी ए, मुझे जिस ओर जाना है उस ओर बैटरी का पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा +5। एक रेजिस्टेंस में मैं करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो वोल्टेज का फॉल होगा, ऑल राइट, -I into R, सो -I है 4 into R is 2। फिर से ये एक सेल आ गया और मुझे जहां जाना उस ओर सेल का पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा +12 फिजिकल ओवर VB, और इससे आप VA माइनस VB की वैल्यू निकाल। ये सेल्फ इंडक्शन में ये एक और क्वेश्चन होता है, राइट। अब म्यूचुअल इंडक्शन में देखोगे बच्चों, जो म्यूचुअल इंडक्शन में है, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? जैसे आपके पास ये एक सर्किट है, ये की इसकी नेबरहुड में एक और सर्किट है, मतलब ये इन दोनों कॉइल्स में स्पेशली आप देखो, ये दोनों कॉइल्स एक ही सर्किट का पार्ट नहीं है, ये अलग अलग सर्किट का पार्ट है, और दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, ऑल दो नेबरहुड में है। तो हमने यहां पे देखा क्या, ऑब्जर्व हियर, कि यहां पे होता क्या है, ध्यान से देखना। जैसे आप, ये प्राइमरी सर्किट है मान लो, जहां पे हम कुछ एक्टिविटी इनिशिएट करते हैं वो प्राइमरी सर्किट होता है जनरली। ये जैसे इसका की आप क्लोज करोगे, तो की क्लोज करते ही इमीडिएटली क्या मिलता? एमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ गया, गैलोनोमीटर एमीटर जो भी है उसमें एक डिफ्लेक्शन आ, आप इसे गैलोनोमीटर कर दो, इसमें एक डिफ्लेक्शन आ, राइट, और डिफ्लेक्शन थोड़ी देर तक रहता है, आपने की ऑन कर दी, डिफ्लेक्शन क्या होगा? इट विल लास्ट फॉर सम टाइम। इसके बाद क्या होगा? फिर जब आप स्विच ऑफ करोगे, मतलब जब आपने की ऑन की, तो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन थोड़ी देर के लिए रहा, की अभी भी ऑन है और डिफ्लेक्शन अपने आप खत्म हो गया, राइट। फिर आपने की ऑफ की, तो नोटिस क्या करते हो? डिफ्लेक्शन फिर से आया थोड़ी देर के लिए, और पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, आया थोड़ी देर के लिए, और डिफ्लेक्शन फिर खत्म हो गया, राइट। अब यहां पे क्या हुआ, मैं पहले फिनोमेनन एक्सप्लेन कर, जब आपने इसकी की क्लोज की, इस सर्किट में करंट आया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास हुई, तो जो नेबरहुड में कॉइल है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से उसके क्रॉस ईएमएफ आया, उस ईएमएफ से सर्किट में करंट आई। अब क्योंकि ये की आपने क्लोज कर दी, धीरे धीरे कुछ टाइम में ही, मतलब ऑलमोस्ट ये इंस्टेंटेनियस होता है, इसकी करंट कांस्टेंट हो गई, इसकी करंट क्या हुई? कांस्टेंट। जो इससे मैग्नेटिक फील्ड इसमें जा रही थी, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसमें
करंट मैक्सिमम है, प्राइमरी कॉइल में भी करंट मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास हो रही है, लेकिन है कांस्टेंट का। इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो इसका ईएमएफ क्या आ गया, जीरो। और गैलोमीटर रीडिंग क्या हो गई, जीरो। अब आपने क्या करा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम थी, इसके थ्रू भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, पर कांस्टेंट थी, इसलिए इसका करंट क्या हो गया, जीरो। अब आपने स्विच ऑफ किया, इसकी करंट डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है वो भी डिक्रीज होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी वो डिक्रीज होगी। अब वो जब डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेकेंडरी कॉइल का डिक्रीज होगा। जब सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसके अक्रॉस क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, और उस ईएमएफ से क्या हुआ, करंट आ गया। लेकिन देखो हुआ क्या, पहले इसमें जब आपने स्विच ऑन किया था, इस ओर की मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंक्रीज हो रही थी, इज दैट क्लियर, इस ओर की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी, तो यहां पे करंट ऐसी आएगी कि वो इस ओर की मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोज करेगा। बाद में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी जब आपने स्विच यहाँ पे ऑफ किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो उसके इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोज करेगा। इसलिए दोनों केसेस में क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट आया। पहले जो इसमें इस ओर मैग्नेटिक फील्ड आई, जब आपने स्विच ऑन किया था, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा आएगा, और ये मैप का डायरेक्शन कि वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बी के इंक्रीज होने का अपोज करेगा। बाद में जब आप स्विच ऑफ करोगे प्राइमरी कॉइल का, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आएगी, इसमें करंट की डायरेक्शन और ईएमएफ की डायरेक्शन सेकेंडरी कॉइल में ऐसी आएगी कि वो सेकेंडरी के करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोज करेगी, इसलिए करंट दोनों के इसमें क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। सो आई होप कि बच्चों फिनोमेनन क्लियर हो गया हो। अब इसमें डेफिनेशन वाला पार्ट क्या आया, वो लोग बोलेंगे व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, तो आप बोलोगे क्या, वेरी कॉइल when a coil connected in a neighboring circuit opposes the increase of current or decrease of current in its neighboring circuit. Yeah, where a coil in a circuit opposes the increase or decrease of current in its neighboring circuit. The phenomenon is called mutual induction. आप समझ गए, उसमें क्या था, कोई कॉइल जिस सर्किट में प्रेजेंट थी उसी सर्किट के करंट की इंक्रीज और डिक्रीज को अपोज करती थी, तो सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे कोई कॉइल जिस सर्किट में प्रेजेंट है उसमें नहीं, उसके नेबरिंग सर्किट में करंट का इंक्रीज डिक्रीज होता, उसे अपोज करती है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इन द virtue of the coil by which it does so is called mutual induction. अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन एक म्यूचुअल फिनोमेनन, मतलब अगर याली कॉइल इस सर्किट में करंट के इंक्रीज डिक्रीज को अपोज करेगी, तो प्राइमरी कॉइल भी क्या करेगी, सेकेंडरी कॉइल की करंट के इंक्रीज डिक्रीज को अपोज करेगी। इट्स म्यूचुअल फिनोमेनन। तो म्यूचुअल फिनोमेनन की डेफिनेशन और म्यूचुअल फिनोमेनन व्हाट इज द प्रॉपर्टी, वो आपको क्लियर हो गया, आ गया ना, राइट। अब देखो इसका मैथमेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट में आपने किया कि अच्छा जैसे मैंने फिगर ऐसे बनाया है, तो ये देखो कि जो आपको सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट पता, उसमें क्या होता है, सोलेनॉइड में आपकी मैग्नेट भी अंदर बिल्कुल इंटेंस होती है, एंड्स पे जितनी बीच में होगी उसकी v/2 होगी, और बाहर ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो अगर एक म्यूचुअल इंडक्शन के वर्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये फिगर बहुत अच्छा नहीं है, और एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा है। जनरली हम लोग जो म्यूचुअल इंडक्शन कराते हैं वो करते हैं क्या, जैसे एक कॉइल है, दूसरी कॉइल हम बिल्कुल उसी के ऊपर बाइंड करते हैं। हाँ, दोनों कॉइल्स के बीच में इंसुलेशन होता है, जैसे एक कॉइल फिर उसमें इंसुलेशन, फिर उसी के ऊपर दूसरी कॉइल बाइंड की, ताकि एक में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से क्या हो, पास हो। समझ गए बच्चों, दिस इज क्लियर ना। अब यहाँ पे देखो इसका मैथमेटिकल पार्ट, बच्चों इसका मैथमेटिकल पार्ट हुआ कि जो जैसे सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स φ2 है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स φ2 है दैट इक्वल्स टू M(I1). अच्छा, यहाँ पे M21 लिखते हैं सेकेंडरी कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, और जब मैं M12 लिखूंगा तो दैट बी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कॉइल। दोनों एक ही होते हैं, इसलिए आप M भी लिख सकते हो, अलग से एक्सप्लेन कर सकते हो कि M21 एंड M12 आर ऑलवेज इक्वल, सो उसे M लिख दिया। सो सेकेंडरी का फ्लक्स, वहां पे जिसका फ्लक्स था उसी की करंट, यहाँ करंट प्राइमरी का, फ्लक्स सेकेंडरी का। सो φ2 इक्वल्स व्हाट, M(I1). Is that clear? So d phi 2 by dt is equal to
ईएमएफ ई में हम माइनस साइन लिखूंगा जब थ्योरेटिकली लिखेंगे, इक्वल्स टू जो आपका आ गया एम इंटू टी आई वन बाई डी। मतलब अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी का दिया जाए, राइट, और तब से आप एम से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंडरी का ईएमएफ आएगा। और अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेकेंडरी का दिया जाए और फिर उसे एम से मल्टीप्लाई करोगे तो ईएमएफ किसका आएगा? प्राइमरी का। मतलब यहाँ पे जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को जब आप एम से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी वाली कॉइल के अक्रॉस कितना ईएमएफ होगा, वो दूसरी वाली कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये दो इक्वेशन इसके। अब इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है शॉर्ट की, वो लोग आपको कोई दो कॉइल्स देंगे, उनका आपसे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पूछेंगे। जैसे बोले एक आर रेडियस की सर्कुलर कॉइल, दूसरी भी आर रेडियस की सर्कुलर कॉइल, बिल्कुल सेम साइज की आर रेडियस की। अच्छा ये कॉइल्स ऐसे दी है बट दोनों में फॉर श्योर इसमें क्या होगा? इंसुलेशन होगा। बोल गए इनका कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन। आप किसी भी एक कॉइल में करंट आपने I1 ले ली और उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर, फिर I1 बाई आर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से पास हो रही है तो उसका फ्लक्स पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड एक की एरिया दूसरे का फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? एम आई वन। मतलब आप जब फ्लक्स दूसरे का निकालोगे और करंट एक में थी, जिसकी करंट है ये उसका फ्लक्स नहीं है, ये फ्लक्स है दूसरे का। इज दैट क्लियर? सो आई वन से आई वन कैंसिल हुआ, एम की वैल्यू आ गई। जहां पे तो भाई जब ये दोनों कॉइल्स बिल्कुल सेम साइज की थी और एक कॉइल छोटी स्मॉल आर रेडियस और एक कॉइल बड़ी कैपिटल आर रेडियस, बोले रहे कि इसमें व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हमेशा आप ध्यान रखो, आप बड़ी कॉइल को प्राइमरी लोगे जब भी ऐसा केस हो, हमेशा बड़ी कॉइल को क्या करो? प्राइमरी। आपने इस बड़ी वाली कॉइल को प्राइमरी लिया, इसे प्राइमरी लेकर इसमें करंट आई वन कर दिया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड वी नॉट बाई टू इंटू आई बाई आर, आई वन बाई आर। और ये मैग्नेटिक फील्ड छोटी वाली कॉइल से पास हो रही, तो छोटी वाली कॉइल का फ्लक्स पाई आर स्क्वायर। इसे आप एम इंटू आई वन के इक्वल करो, आई वन से आई वन कैंसिल, एम की वैल्यू आ गई। हमेशा बड़ी वाली कॉइल को प्राइमरी लो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो उसमें करंट आई वन लेकर के, और फिर छोटे वाले का फ्लक्स निकालो और उसे एम इंटू आई वन के इक्वल कर दो, एम की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल यही चीज एप्लीकेबल होती है। आपके पास एक सॉलिड है छोटी, नंबर ऑफ टर्न्स एन वन, लेंथ एल वन, रेडियस आर। सब लोग देखना जैसे यहाँ पे रेडियस है, ऐसे केस में रेडियस आर लोग सेम थे, फिर साइज का फर्क करिए, एल टू एल पी रेडियस इसकी भी आर। अब इसका कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन, बड़ी वाली कॉइल को प्राइमरी लिया तो म्यू नॉट इंटू एन टू बाई एल टू इंटू आई वन मैग्नेटिक फील्ड, छोटी वाली कॉइल के एक टर्न का फ्लक्स इंटू उसके सारे टर्न्स का फ्लक्स इक्वल व्हाट? एम इंटू आई वन से आई वन कैंसिल हुआ और ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। इज दैट क्लियर? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे ही बेस्ड होता है। जो ट्रांसफार्मर है उसमें एक कॉइल होती है, दूसरी कॉइल होती है, आप एसी करंट पास कराते हो प्राइमरी कॉइल में, उससे उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आता है वो दूसरी कॉइल में आयरन की शीट्स होती हैं उनके थ्रू ट्रांसफर होता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों एक चीज और देखोगे, अगर दोनों कॉइल्स एक दूसरे के पैरेलल, एक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और दोनों कॉइल्स एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब अगर एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम दूसरी कॉइल से एसोसिएट होगा, सो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज द फ्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द अदर कॉइल। मैक्सिमम है तो 1। और अगर दोनों कॉइल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती, मतलब व्हाट, एक कॉइल ऐसे और एक कॉइल जो है वो किस तरीके से है, लुक एट दिस, एक कॉइल ऐसे एक कॉइल ऐसे। अब जब आप इस कॉइल में करंट पास करोगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, लेकिन इसका एरिया कैसे? इसका एरिया आपकी हो गई, तो एरिया वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स का एसोसिएशन क्या होगा? जीरो होगा। इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिकम्स जीरो। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी कर पाओगे और जेई या नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा, तो मैंने आपको कवर किया है, राइट।